नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसान आंदोलन की जो प्राथमिकता थी वह एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की थी, लेकिन अब आंदोलन की पहली प्राथमिकता मोदी सरकार के उन 3 नए कृषि विपणन कानूनों को रद्द करने का हो गया। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का किसानों के आंदोलन पर हो रही सुनवाई का फैसला आ गया और उस फैसले से जो बातें सामने आई उससे यह पता चला कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर वही ढाक के 3 पात, यानी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाई, सरकार को नसीहतें दी कि वो अभी तक किसानों के आंदोलन का समाधान क्यों नहीं कर पाई, लेकिन जब उपाय लाने की बात हुई तो उसने 3 कृषि कानूनों को होल्ड पे लाने का फैसला किया, यानी कि अगले आदेश से तत्काल उसे एक तरह से स्थगित रखा गया और नए सिरे से उन कानूनों पर विचार करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई वे सदस्य कहीं न कहीं इन नए कृषि कानूनों के पैरोकार हैं और वे खेती के असली मुद्दों को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते जिस परिप्रेक्ष्य में देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को झेलना पड़ता है, यानी कि वह परिप्रेक्ष्य कि खेती के उन तमाम उत्पादों का कॉस्ट प्लस प्राइस दिया जाए, उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिया जाए। दोस्तों, जब यह कृषि विपणन कानून लाया गया और जब इसका विरोध हुआ तब ये बात चली थी कि इस पर एक तरह से जो किसानों का जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि हम इस पर जल्द ही हमें एमएसपी इस पर लाने की बात होनी चाहिए, यानी कि इस नए कृषि कानून में यदि एमएसपी को गारंटी का प्रावधान उसमें ऐड कर दिया जाता तो किसानों का आंदोलन अपने आप जो है वो सुसुप्त पड़ जाता या वो शांत हो जाते। लेकिन भारत सरकार के मन में कुछ और ही मंशा थी। वो ये चाहती थी कि जो उसने खुद डिक्टेट करके जो ये 3 नए कानून लाए हैं और उन तीनों कानून का मकसद ये था कि कॉरपोरेट की ज़्यादा से ज़्यादा भारत की कृषि में एडमिशन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रेंस हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका निवेश आए और वह निवेश किसमें आए कि फसलों उपरांत प्रबंधन, यानी कि जितने उत्पाद होते हैं उसके बाद उनकी खरीद, उनकी भंडारण, उनका विपणन और फिर उसका सप्लाई चेन में हिस्सेदार होना। तो ऐसे इसके तहत जो ये कानून लाया गया उसमें यह तय हुआ कि हम इसे किसी न किसी रूप में कायम रखेंगे, लेकिन सरकार ने जो ये तय किया कि वह एमएसपी को इस पर एक तरह से कानूनी दर्जे देने की बात से वो बार बार गफलत देती रही। किसानों ने जब ये मांग की कि आप एमएसपी को केवल कानूनी गारंटी दे दो, हमारा उत्पाद जो भी खरीदे हमें उससे कोई मतलब नहीं, सरकार खरीदे या कोई निजी कंपनी खरीदे, हमें बेहतर दाम चाहिए और सीजन में खेती के तमाम उत्पादों के दाम गिरते हैं। सरकारें सीजन में अपने निर्धारित मूल्य से अनाज इसलिए खरीदती हैं कि उन्हें सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली चलाना होता है और हर साल 3 करोड़ अनाजों का, गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन जो 94% उत्पाद जो बाजारों में बिकते हैं उन बाजारों में बिकने की भी जब एमएसपी पर बाध्यता नहीं थी कि तय की जाएगी तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी हुई। और जब किसानों के आंदोलन के शुरुआती दौर को जब सरकार ने अनसुनी कर दिया और जब वो बिहार के चुनाव में मशगूल हो गई और बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के धड़े एनडीए को विजय भी मिली, लेकिन उसके बाद जो ये जो क्षमा बनी वह सरकार के लिए अप्रत्याशित था, यानी कि उस दौरान किसान संगठनों ने पूरी प्लानिंग की और उन्होंने ये तय किया कि उस जाड़े में दिल्ली के बॉर्डर के चारों एग्जिट पॉइंट पर, चारों एंट्रेंस पॉइंट पर हम जो है पूरी अपनी जमावड़ा करेंगे और महीनों तक धरने देने की पूरी तैयारी करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार के उस रुख से किसानों को एक तरह से उकसावा मिला कि वो अब सीधे सीधे उन कानूनों को रद्द करने की मांग पर आ गए। यानी कि पहले यह तय हुआ कि आप कृषि के तमाम उत्पादों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो, लेकिन जब सरकार उसको लेकर के
एक तरह से दिग्भ्रमित करने वाली बयान देती रही, जब वो बार बार कहती रही कि इससे एमएसपी का कोई ताल्लुक नहीं है, एमएसपी तो केवल हमारे पीडीएस के चलाने के लिए खरीदने की दरकार पड़ती है और उसे हम जारी रखेंगे। यानी कि वो किसानों को केवल यह कह रही थी कि मानो किसान ये मांग कर रहे हो कि उनकी जो सरकार की मंडियों से जो उत्पाद खरीदे जाते हैं उससे वो पूरे संतुष्ट हैं और 94% उत्पाद जो है औने पौने दाम में बिके। तो उसी को ध्यान में रख करके सरकार ने एक तरह से लॉलीपॉप दिया कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जबकि सरकार को यह बताना चाहिए था कि सीजन में जब दाम गिरते हैं तो उनमें दामों को थामने का रखवाला कौन बनेगा। आप तो केवल 6% उत्पाद खरीद कर आप अपनी पीडीएस चला लेंगे, एफसीआई के गोडाउन में अपनी सब्सिडी का उपयोग कर लेंगे, लेकिन किसानों का फिर क्या होगा। और जो 55 साल से जो उनकी मांग अधूरी पड़ी है, जो उनका मुद्दा एक तरह से ज्वलंतमान बना हुआ है, जो एक तरह से मोदी सरकार के भी उस संकल्प को कि अगले 5 साल में हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो ये 3 कानूनों के जरिए मॉड्यूल लाया गया, वो मॉड्यूल बिल्कुल अलग था। यानी कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाया जाए, किसानों के उत्पाद देश भर में बिक्री के लिए जाएं। इन 2-3 मुद्दों को लेकर के आप कानून बना करके ले आते हैं, लेकिन जब एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने की बात होती है तो आप कहते हैं कि प्रशासनिक आदेश ही काफी है जो 1955 में लाया गया। तो आप जो असल चीज है उसको कानूनी दर्जा देने को तैयार नहीं है और कॉरपोरेट को नए सिरे से फैसिलिटेट करना है, तो उसको लेकर के जल्दी में आप पूरे 3 कानून लेकर के उस कोरोना काल में भी संसद का बैठक आहूत करते हैं, उसे पास कराते हैं अपनी संख्या बल के आधार पर, और किसानों के प्रतिक्रिया को, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को आप बिल्कुल अनसुना करते हैं। लेकिन जब किसान अपनी पूरी आंदोलन की लंबी तैयारी करके आ गए और जब उन्होंने सरकार की चूलें हिला दी, तो आप फिर ये तर्क दे रहे हैं कि इससे जो है जनजीवन प्रभावित हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। आप जो है बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और पहले आप ये कह रहे थे कि इसका विरोध नहीं हो रहा है। चूंकि किसान जो है आपसे पूरी संगठित होकर के नहीं आए और आपसे एक छोटी सी मांग किए कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, तो फिर आपका कानून परफेक्ट हो जाएगा और हमें भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं बदनीयती थी। आप चाहते थे कि जो भारत की कृषि में सीजन में दामों के गिरने का जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला आगे रखा जाए और उस सिलसिले को आगे रखते हुए कॉरपोरेट को इस अवसर का पूरा लाभ लेने का एक तरह से छूट दिया जाए। यानी जो सीजन में आलू 2 रुपए 3 रुपए तक चला जाता है, टमाटर 1 और 2 रुपए चला जाता है, गेहूं तो सीजन में तो गिरता ही है, ऑफ सीजन में भी अभी भी 14 और 15 रुपए किलो बिक रहा है। सरसों, यह तमाम ऐसे उत्पाद, इवन कि लहसुन वो सीजन में 10-10 रुपए बिकता है। तो आप अगर कानूनी दर्जा दे देते तो फिर कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, किसान संगठनों के आंदोलन की रणनीति बदल चुकी है। अब कहीं ना कहीं वह आंदोलन एक राजनीतिक रंग ले चुका है। कहीं ना कहीं उन्हें सरकार से धोखा मिला, सरकार से उपेक्षा मिली और उन्होंने ये तय किया कि सरकार की जो कमजोर कड़ी है कि वो अपने कॉरपोरेट कानून को हर हाल में बनाए रखना चाहती है और संवैधानिकता का हवाला देकर के, संसदीय लोकतंत्र का हवाला देकर के कानून को रद्द करने की बात नहीं मान रही है, तो किसान भी इस जिद पर अड़ गए कि इस लोकतंत्र में उन्हें भी आंदोलन और धरने का अधिकार है। और वह किसान जिसकी पूरी देश में एक बहुसंख्यक आबादी होती है, 60% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, 15 करोड़ किसान परिवार हैं, 75 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उसका मत इस लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हैसियत रखता है। और इस हैसियत को ध्यान में रखते हुए किसानों ने यह संकल्प किया कि उनका ये आंदोलन अनवरत चलेगा, अगले मई 2024 तक चलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अब राजनीतिक मायने आ गए और ये राजनीतिक मायने लाने में सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग मान लेनी चाहिए थी। जब 7 और 8 दौर की वार्ताएं चली तो उन वार्ताओं के दौर में जो सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई वो ये थी कि एमएसपी का इससे क्या लेना देना, हम तो एमएसपी केवल हमारी खरीदारी के लिए है, वो लागू रहेगी।
और बाकी कॉरपोरेट का जब सवाल आया तो उन्होंने केवल एक तरह से रेटोरिक दिया, वो केवल और शब्दों का एक तरह से जुमला दिया कि आपको तो एमएसपी से ऊपर भी दर मिल सकती है। एमएसपी से ऊपर दर कब जाएगी? जब ओवर सप्लाई होगा तो एमएसपी से ऊपर दर जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब आपके सामने तमाम मिसालें उपलब्ध हैं, आलू, गेहूं और टमाटर की तमाम मिसालें हैं, सरसों और लहसुन की मिसालें हैं, तो ऐसे में आप ये बार बार शब्दों का बाण चला करके किसानों को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और एक तरह से जो पूरा जो एक जन समुदाय है उसको सोशल मीडिया के जरिए और अपने प्रवक्ताओं के जरिए ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके लिए एक नया अवसर आया है, एक तरह से नया रिजीम आया है। लेकिन इसे आपको समझाना पड़ेगा, उसे आपको इस पूरी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना होगा कि भारतीय कृषि की जो वास्तविकता है, जो भारतीय कृषि का जो सीजनल तथ्य है कि सीजन में तमाम उत्पादों के दाम गिरते हैं, उसे आप नए 3 कानूनों और नए कॉर्पोरेट रिजीम से आप कैसे दूर कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन की जो प्राथमिकता जो कानून को रद्द करने की बनी है, उससे कहीं ना कहीं किसानों ने भी रिस्क लिया है, क्योंकि यह आंदोलन केवल और केवल खेती को लाभकारी बनाने के लिए होना चाहिए था। एमएसपी में तमाम उत्पादों को शामिल करने का होना चाहिए था, इन तमाम उत्पादों के बेहतर मूल्य तय करने का होना चाहिए था, इन तमाम उत्पादों के मूल्य का सही समय पर भुगतान करने की गारंटी का होना चाहिए था। और इन तीनों चारों लक्ष्यों को पाने के लिए एमएसपी का कानूनी होना बेहद जरूरी था। और यह मांग प्राथमिकता में किसान आंदोलन की होनी चाहिए थी, जिसे न रख करके सरकार के रुख से किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति का पहला मुद्दा उन 3 कानूनों को रद्द करने का बना लिया, जो कि सरकार की कमजोर कड़ी थी, जिसे जैसा कि हमने पहले कहा। और अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है, उस फैसले में भी अब केवल कानून जो है वो रह गया है, वो केवल वो 3 कानून पर ही ये सारी चर्चा जो है उसके इर्द गिर्द रह करके केंद्रित हो गई है। ऐसे में जो ये नई जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो केवल कानून में कुछ एडिशन करेगी और कुछ जो है उसमें जो है कुछ माइनस करेगी। यानी कुल मिला जुला करके वो कॉरपोरेट का, कृषि क्षेत्र में प्रवेश का और उनके नए नए निवेश का और उनकी मुनाफे और लाभदायकता की पोटेंशियलिटी का ही सारा विमर्श अब होगा। और किसान आंदोलन जो कि बड़ी मुश्किल से ये एक तरह से इतना बड़ा संगठित हुआ था, देशव्यापी हुआ था, लंबा हुआ था, उसमें खेती के उस फंडामेंटल इश्यूज को लाभकारी बनाने को जो एड्रेस किया जाना चाहिए था, अब सारी चर्चा उन कानूनों पर केंद्रित हो गई है। हमें लगता है कि अभी भी सरकार को यह सद्बुद्धि आनी चाहिए और उन्हें इस देश की बहुसंख्यक आबादी के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए तर्क के साथ, समझदारी के साथ और औचित्य के साथ उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरी एमएसपी रिजीम को डिफाइन करने की जरूरत, एक तरह से उसकी पहल करनी चाहिए। और इसके तहत उन्हें अपने गोदामों में अपने पैसे लगा करके और अपने नेटवर्क के जरिए किसानों के तमाम उत्पाद खरीदने की जरूरत नहीं है, वो कॉरपोरेट ही खरीदेंगे। आपको केवल रेगुलेशन लाना है, आपको केवल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना है और इसके जरिए अगर इसका कोई दोनों पक्षों के बीच में अगर कुछ बेहतर समाधान निकलता है तो ये देश के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। अन्यथा मौजूदा स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने सरकार का तो कान ऐंठ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे को ही उनके पार्ट 2 के रूप में जारी करने का एक तरह से उन्हें एक तरह से स्वीकृति प्रदान कर गया। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन चलेगा, वो रुकेगा नहीं। किसान उन 4 सदस्यों की कमेटी से बात करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में जो ये गतिरोध जो उपजा है, इस गतिरोध से मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। हम आपको अगले अंक में बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जो मोदी सरकार के समर्थक और इनके सोशल मीडिया पर एक तरह से बकने वाले वो तमाम भक्तगण जो इस किसान आंदोलन की तुलना शाहीन बाग आंदोलन से कर रहे हैं, वो दरअसल अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं।
राजनीतिक रूप से किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा आप एक पोलराइज्ड व्यू में नहीं ढाल सकते। यह देश के आम जनता और आम जनता जनार्दन का मुद्दा है। इसके साथ आपकी किसी भी तरीके की खिलवाड़ जो आप पोलराइज करने का करते हैं वो सफल नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि शाहीन बाग के आंदोलन के मायने कुछ और थे, उसके परिप्रेक्ष्य कुछ और थे, वह कुछ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ और थी। कहीं न कहीं मैं इस मुद्दे पर अगले अंक में आपके सामने आऊंगा। फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर हम किसी और मुद्दे पर आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।